तो चलो देखो, जिससे हम पूछेंगे सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है ना, वही बताएगा, बाकी सब अपना मुंह बंद करके रखना, ठीक है। चलो आज अपना तुम लोग चेक भी कर सकते हो कि हम मेरा कितना तैयारी है, किसका कितना तैयारी नहीं है, ठीक है ना, इससे पता भी चल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इससे खड़ा हो जाओ बेटी। बताओ, खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। O3। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितना होता है? 32। 32। बताओ, उदासीन का pH मान कितना होता है? 7। 7। उदासीन का pH मान? 7। और 7 से कम किसका होता है? अम्ल। अम्ल। और उसके बाद बताओ, क्षार का? क्षार का 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक। बताओ, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 और गुने 10 के पावर 6 जूल। 6 जूल। कुल तत्व की संख्या कितना होता है? कुल तत्व 118 है। 118। अक्रिय गैस की संख्या कौन कौन है, कितना होता है और कौन कौन है? 7 है। कौन कौन? गलत है, अक्रिय गैस की संख्या 6 होता है। और 6 का नाम बताओ। याद नहीं है नाम। याद नहीं है? देखो, अक्रिय गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ठीक है ना। फिर से देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। टोटल अक्रिय गैस की संख्या कितना? चलो बताओ, प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? 5। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3 और 10 के पावर H2O 10 H2O 10 H2O। Na2CO3 into 10 H2O होता है, ठीक है ना। चलो आगे बताओ, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का सही मात्रक? शक्ति का? हाँ। वाट। शक्ति का सही मात्रक होता है? वाट। आगे बताओ, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है? CaOH का होल 2। ग्लूकोज का सूत्र होता है? ग्लूकोज का C6H12O11। ग्लूकोज का C6H11O12। गलत है। C6H12O6 होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आगे बताओ, पौधे के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन होता है? पत्ती में। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का। एक स्वस्थ व्यक्ति का दूर बिंदु होता है? अनंत। और निकटतम बिंदु? 25 सेंटीमीटर। या निकटतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। बताओ, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु? पारा। अधातु ब्रोमीन। और अधातु क्या होता है? ब्रोमीन। चलो ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक? चांदी। चांदी का इलेक्ट्रॉन, चांदी का बताओ, परमाणु संख्या कितना होगा? परमाणु संख्या 47। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आवेश का सही मात्रक? कूलम। विद्युत धारा का सही मात्रक? एम्पियर। ताप का सही मात्रक? ताप का सही मात्रक केल्विन होता है ना। ताप का सही मात्रक? केल्विन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। उसको क्या कहते हैं? लिवर भी कहते हैं। आगे बताओ, श्वसन कौन सी विक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। चलो बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का CuSO4 हाफ H2O। जिप्सम को होगा CuSO4 2H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फर, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का होगा CaSO4 इंटू 2H2O। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बैठो, खड़ा हो। बताओ, लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और दर्पण की फोकस की संख्या? 1 होती है। सबसे कठोर तत्व? हीरा है। लेंस के आवर्धक का मात्रक? लेंस के आवर्धक का मात्रक? डायोप्टर। नहीं, गलत। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? कौन बताएगा? मात्रक भी होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता। चलो आगे बताओ, चीनी का सूत्र क्या होगा?
12, H22O11, वो 11 ठीक है। संगमरमर का सूत्र क्या होगा? CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक? क्या चीज? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक? बताया था ना, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के कमी से घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग ही होता है। गलत है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह मधुमेह। और आयोडीन की कमी से घेगा रोग। घेगा रोग होगा। चलो आगे बताओ। आवेश का एसआई मात्रक? कूलम होता है। कूलम। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक? विभव या विभवांतर ओम होता है। विभव या विभवांतर का? वोल्ट। वोल्ट। आगे बताओ। प्रतिरोध का एसआई मात्रक? ओम होता है। यदि पूछते प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो? ओम मीटर होता है। ओम मीटर। नीला लिटमस को लाल कर देता है कौन? नीला लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है। अम्ल करता है। और क्षार क्या करता है? लाल को नहीं, लाल को नीला करता है। लाल को नीला करता है। आगे बताओ। लेंस का सूत्र बताओ। 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। बिन बोझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? CaO होता है। उसको और किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और बोलो। उसको कली चूना भी कहते हैं। ठीक है यस ना? हाँ। आगे बताओ। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? बुझा हुआ चूना का सूत्र से CaOH का होल 2 होगा। चलो ठीक है। आगे बताओ। वायु कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी? वायु से पारदर्शी होगा। पारदर्शी है। और तेल लगा हुआ कागज? से पारभासी होगा। पारभासी पदार्थ। और पत्थर होगा सर जी अपारदर्शी पदार्थ। पत्थर अपारदर्शी पदार्थ, क्योंकि इससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है। आगे बताओ। किरण गमन कैसे करती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में। प्रकाश एक तरंग है। कौन सा तरंग है बताओ? उसमें ये तरंग है। उसमें तरंग है? नहीं रुक जाए। क्या चीज बोले क्वेश्चन? प्रकाश एक तरंग है तो कौन सा तरंग होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। एक होगा विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का सर किरण या ऊर्जा का। ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। बताओ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट का समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। सुनो ध्यान से। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। यदि पूछेगा सिर्फ सेकंड पूछेगा तो कितना होगा? 500 सेकंड। आगे बताओ। आगे देखो। दर्पण में जो पेंट क्या होता है तो उसमें किस चीज का पेंट क्या होता है बताओ? सिलिकॉन का सर। गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी AgBr का क्या होता है? पेंट क्या होता है। ठीक है ना? सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट किया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितना? अनंत होती है। अनंत। आगे बताओ। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह सर चिकना होता है। दो ऑप्शन देते हैं बताओ। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा या उभरा हुआ होगा? धंसा हुआ होगा। तो बताओ उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा? उभरा हुआ होगा। उभरा हुआ होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर R/2 होता है। चलो ठीक है। अगर बताओ। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक होता है और छोटा होता है। छोटा होगा, समान भी हो सकता है और सभी प्रकार की बड़ा भी होगा। आगे बताओ। केवल काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण में बनता है या उत्तल या समतल हो सकता है। उत्तल या समतल दोनों में बनता है। ठीक है ना? समतल में बनता है केवल वास्तविक प्रतिबिंब और उत्तल में बनता है। ठीक है ना? याद रखना। आगे बताओ। अगर क्वेश्चन में कौन सा दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यहां तो पूछे थे केवल काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो समतल और उत्तल दोनों होगा। लेकिन कौन सा दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है? कौन सा दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है? समतल से।
तीनों बनाएगा, इस चीज को याद रखना। अगर सिर्फ केवल पूछेगा कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाएगा तो सिर्फ समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछेगा कौन सा दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है तो इसमें तीनों हो जाएगा, समतल भी होगा, उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा, ठीक है। चलो ठीक है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। चलो खड़ा हो। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। और शक्ति का ऐसा मात्रक? कूलम। गलत है, वाट होता है। चलो बैठो, खड़ा हो राजा। तुम बताओ, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। 3। निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है? निर्वात में हाँ 3 × 10⁸ 8 क्या? 3 × 10⁸ क्या किसमें होगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में पूछेगा तो? किलोमीटर प्रति सेकंड से। अरे किलोमीटर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इधर कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना। खड़ा होकर सब आएगा। खड़ा हो तो बताओ। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। चलो ठीक है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, क्योंकि 3 को 0 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर में पूछेगा प्रकाश चल कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। चलो आगे बताओ, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हाँ। है ये सब बताओ। ये सूर्य। सूर्य होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? सूर्य होता है। चलो आगे बताओ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। और अपवर्तन का? 2। आगे बताओ, अपारदर्शी पदार्थ का 2 उदाहरण बताओ। अपारदर्शी लकड़ी, बोर्ड। चलो ठीक है, पारभासी पदार्थ का 3 एग्जाम्पल बताओ। प्रभासी, आग का पलक, घिसा हुआ कागज, तेल से घिसा हुआ कागज। तेल से घिसा हुआ कागज? नहीं सर जी, तेल लगा हुआ कागज। घिसा हुआ कांच। जिससे पूछे वही बताएगा। आगे बताओ, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के बताओ। आगे, यदि कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। यदि कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन का मान कितना हो जाएगा? परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री, क्योंकि जिस रास्ता से आता है उस रास्ते से चला जाता है, इसलिए दोनों किरण के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है ना। आगे बताओ, प्रतिबिंब के प्रकार होता है 2। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बताओ, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। चलो ठीक है, टूटी रेखा से किस प्रतिबिंब को दर्शाया जाता है? टूटी हुई रेखा से काल्पनिक को या आभासी, काल्पनिक या आभासी को, या बताओ वास्तविक को दर्शाया जाता है? वास्तविक। गलत है। टूटी रेखा से हम लोग किसको दर्शाते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को रेखा से दर्शाया जाता है, ठीक है ना, रेखा से दर्शाया जाता है। चलो आगे बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा बनेगा, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब में? सीधा। सीधा। आगे बताओ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह किस दर्पण में होता है? बताओ। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सिर्फ उत्तल में होगा? समतल दर्पण भी होगा। समतल और उत्तल दोनों में होगा, ठीक है ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है क्योंकि वह दर्पण कैसा होता है? समतल और उत्तल दोनों। चलो आगे बताओ, किस दर्पण का आवर्धन +1 होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। आगे बताओ, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, याद रखना, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी बराबर क्या होता है? r/2। वक्रता त्रिज्या क्या होता है ना, तो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या कितना? 50 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर देंगे? a = r/2, यानी r कितना? 50 सेंटीमीटर। तो इसको 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, यानी इसका फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। चलो आगे बताना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है कैसा? बताओ। अवतल दर्पण में 12 उल्टा और वास्तविक।
बड़ा छोटा और समान बनता है, ठीक है ना, बड़ा छोटा और समान बनता है। चलो आगे बताओ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा या धनात्मक? धनात्मक। और अवतल दर्पण की वस्तु दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा। आगे बताओ, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? अनंत। अनंत। आगे बताओ, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बताओ। दाढ़ी बनाने में, ठीक है, सोलर कुकर के रूप में, ठीक। घरों में इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण। चलो देखो, तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? देखो, दाढ़ी हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, ईएनटी के डॉक्टर इसका उपयोग करता है अवतल दर्पण का। उसके बाद और कहाँ किया जाता है? सौर कुकर में, सौर भट्टी में, इस सब में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलो ठीक है, बैठो, आदित्य खड़ा हो। तुम बताओ, ड्राइवर के सामने लगा अग्रदीप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अग्रदीप ड्राइवर के जो सामने जो लगा रहा था, ऊपर वाला की बात कर रहा है, वो हेडलाइट की नहीं, ड्राइवर के जो सामने जो लगा हो रहा था ऊपर में, चार चक्का में नहीं लग रहा था ऊपर में, तो उसको में कौन सा दर्पण आता है? उसमें उत्तल दर्पण आता है, ठीक है। आगे देखो, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण आता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। स्ट्रीट लाइट में? स्ट्रीट लाइन में अवतल दर्पण। स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण होगा। स्ट्रीट लाइन जो रोड पे लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसमें कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। पक्ष दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पक्ष दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताओ, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। उपचयन, ठीक है। और श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी। नहीं बोलो। साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? क्षेपी। ऊष्माक्षेपी, बिल्कुल सही है। दूध से दही का बनना कौन सी प्रक्रिया? किण्वन। किण्वन। अब परिवर्तन पूछेगा, दूध से दही में बदल जाता है, तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वही होगा जो कि एक बार जब बदल जाता है तो फिर अपना स्वरूप में नहीं लौट पाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद बोलो, चींटी में कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल या उसे क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। फॉर्मिक। चींटी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। आगे बताओ, दूध या दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। चलो देखो, दूध से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, देखो ध्यान से। दूध में पूछेगा, दूध में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है, ठीक है ना। दूध का उजला रंग केसिन के कारण। और दूध का पीला रंग पूछेगा तो कैरोटीन के कारण, ठीक है ना। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। चलो आगे बताओ, पेड़ पौधा का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद बताओ, खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। जिससे पूछ रहा वही बताएगा, सब मुंह बंद रखो। आगे बताओ, क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि सूर्य का प्रकाश। कौन सा तत्व रहता है बताओ, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना। और बताओ, इसमें इंसुलिन का मुख्य घटक क्या होगा? मुख्य घटक इंसुलिन का मधुमेह होता है, जस्ता होगा। इंसुलिन का मुख्य घटक जस्ता, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक? हीमोग्लोबिन का होगा आयरन। आयरन। तो तीनों याद रखना, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, यानी एफी। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होगा, यानी एफी, ठीक है ना, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा इंसुलिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो जस्ता हो जाएगा, यानी जिंक हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका संकेत क्या होता है? जेडेन। तो क्या कहता है? इंसुलिन का मुख्य घटक जस्ता। और क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम, ठीक है ना। चलो आगे बताओ, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसे होती है? श्वेत। श्वेत होगा, वही, हाँ, उजला होगा और चमकीला होगा, ठीक है ना, उजला चमकीला होता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। श्वेत होता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। उसके बाद बताओ, सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है? श्वेत होगा, नहीं, हरा हरा। सिल्वर क्लोराइड का पूछेगा, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। लेकिन सिल्वर आयोडाइड का पूछेगा तो पीला हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला और सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत, श्वेत होगा, ठीक है। आगे बताओ, O2 क्या है? ऑक्सीकारक है, अवकारक है? O2 ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है। और H2 अवकारक है। अवकारक है। ऑक्सीजन की वृद्धि या योग क्या कहलाता है?
ऑक्सीजन का वेद ऑक्सीकरण। उपचयन कहलाता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन की वृद्धि का योग उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बताओ ऑक्सीजन की ह्रास, ठीक है ना, क्या कहलाता है? अवकरण। अवकरण या अपचयन? अपचयन, ठीक है ना। ऑक्सीजन की ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन या अवकरण। ठीक है। चलो बैठो, हेलो विशाल, आगे बताओ। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल। लवण और जल बनाता है। तो इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? इसे उदासीन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, जब अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बताओ, आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। बिल्कुल सही है। क्या बात कर रहे हो? ऊष्मा का उत्सर्जन क्या कहलाता है? उष्मा का उत्सर्जन, उष्मा का उत्सर्जन तो उष्मा शोषी। गलत। ऊष्मा का उत्सर्जन क्या कहलाता है? उष्मा क्षेपी। और ऊर्जा का अवशोषण क्या कहलाएगा? उष्मा शोषी, ठीक है ना, याद रखना। उष्मा का उत्सर्जन उष्मा क्षेपी और उष्मा का अवशोषण उष्मा शोषी, ठीक है ना, याद रखना। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग क्या कहलाएगा? उपचयन। अपचयन और अवकरण कहलाएगा, ठीक है। अपचयन या अवकरण। ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का वियोग यानी ऑक्सीजन का टूटना, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा? तो अवकरण या अपचयन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाएगा? उपचयन। गलत है सर, ऑक्सीजन का योग आप बोले हैं। हाँ, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीकरण, हाँ, तो ऑक्सीकरण या उपचयन होगा, ठीक है ना। ध्यान सुन लो, क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग, मतलब हो रहा है हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, यानी टूट रहा है, तो इसको कहते हैं अपकरण या अपचयन। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन टूट रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या अपचयन, उपचयन, ठीक है ना, ऑक्सीकरण या उपचयन। चलो आगे बताओ, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया? वो उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी से भोजन का पचना उष्मा शोषी। और अपचयन उपचयन पूछेगा तो भोजन का पचना उपचयन। उपचयन होगा। चलो आगे बताओ, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल दर्पण में, हाँ बताओ, ऋणात्मक होगा या धनात्मक? अति धनात्मक। धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? वस्तु दूरी धनात्मक। सर, वस्तु दूरी ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक होगा। धनात्मक। चलो ठीक है, बैठो, खड़ा हो, कुणाल पल खड़ा हो, बैठो, कुणाल खड़ा हो। चलो बताओ, तो बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी, सीधा, काल्पनिक। आभासी सीधा कभी क्या बता रहा है? आभासी सीधा होता है, सीधा और समान आकार का होगा, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और समान आकार का होता है। आगे बताओ, समतल दर्पण द्वारा बना वर्धन होता है कितना? बना +1। +1। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखता है बताओ? छोटा, काल्पनिक, सीधा, इनमें से सभी। क्या बोले? उत्तल दर्पण। हाँ, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है छोटा, काल्पनिक, सीधा, इनमें सभी कौन होगा? छोटा। छोटा। इनमें से सभी होगा। छोटा भी बनेगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा भी बनेगा, ठीक है ना। आगे बताओ, केवल काल्पनिक पूछेगा तो? समतल और उत्तल दर्पण। उत्तल दोनों। अब पूछेगा कि क्वेश्चन की कौन सा दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, तब बना सकता है, तीनों बनाएगा। तीनों अभी बताया, ठीक है ना। अभी से पहले बताया था ना कि जब बना सकता है तो तीनों बना सकता है, लेकिन केवल क्या पूछेगा? केवल तुम्हारा पूछेगा क्वेश्चन में कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो सिर्फ समतल और उत्तल। अब यहाँ पर कहेगा कि यहाँ पर अवतल क्यों नहीं हो रहा है? तो क्योंकि उसमें क्या बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, इसलिए केवल उसको हम लोग नहीं कर सकते। केवल में सिर्फ आ जाए, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब आ जाए कौन? समतल और उत्तल दोनों। चलो आगे बताओ, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? कौन बताएगा इसमें? खड़ा हो तो बताओ, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा में। बल्ब विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? बल्ब विद्युत ऊर्जा को
किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में। मोटर विद्युत ऊर्जा किस में बदलता है? यौगिक ऊर्जा, ये गलत है, यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर विद्युत ऊर्जा किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में। चलो ठीक है, चलो इसमें खड़ा हो, जिसको आता होगा आंसर बताना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अन्य नाम कौन बता सकता है? खड़ा हो। कैल्शियम सल्फेट हेमो हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है बताओ? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, सांचे एवं खिलौने। चलो ठीक है, चलो आगे बताएगा कौन? धोवन सोडा का सूत्र। खड़ा और लड़का, तू बताओ धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? हाँ? नहीं याद है? खड़ा हो विक्रांत, खड़ा हो। धोवन सोडा का सूत्र क्या होगा? अभी पूछे हैं, अभी जस्ट पूछे थे, ठीक है ना। धोवन सोडा का सूत्र क्या होगा? चलो देखो, धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O, ठीक है ना। धोवन सोडा का सूत्र होगा Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। तो चलो आज तक हम लोग यहीं रहने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।